नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लाल किले से संकेत आ गया है, लाल किले से संदेश आ गया है और मोदी जी के भाषण ने वो हमसे कह रहा है भाषण जो मोदी जी ने खुद नहीं कहा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए हो, लेकिन जो पूरी धजा बनी हुई है, मुंह पे मक्खन लगाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे साफ पता लग रहा है इन्होंने ही मक्खन खाया है। यानी मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ बदलाव लाने वाले हैं, भविष्य की सरकार बनाने वाले हैं, भविष्य का भारत गढ़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी की बातों से साफ दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर एक डर भरा हुआ है और वो डर है सरकार के चले जाने का। आज के भाषण में बिटवीन द लाइन जो दिखाई दे रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस भाषण का मतलब क्या है और हम ये भी समझेंगे कि क्या मोदी जी को चुनाव नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। विश्लेषण थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको बेहद तार्किक लगेगा। अभी आया। याद कीजिए मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए। फिर मोहन भागवत ने पलटी मारी और बोले कि जो रिजर्वेशन है वो तब तक चलना चाहिए जब तक इस देश में शोषण है, भेदभाव है और छुआछूत है। यही कहा था उन्होंने। अब स्टैंड बदल गया है। चुनाव खत्म होने के बाद, 2 सत्र लोकसभा के पूरे होने के बाद अब दोबारा से आरएसएस और बीजेपी पुराने ट्रैक पे चली गई है और आरक्षण के विरोध को मुखर रूप से कहने लगी है। मोदी जी ने तो कह ही दिया कि जात और पात के आधार पर और धर्म से ऊपर उठकर देश पे काम करना चाहिए। जाति जनगणना के लिए उनका ये संकेत है जो वो खुल के भले ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन आरएसएस ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। अभी हाल में आरएसएस का एक मुखपत्र है। मुखपत्र सारी संस्थाओं का एक अखबार होता है जो ये काम आता है कि उसमें संस्था की नीति क्या है ये उसके अपने लोगों को बता सके। वो लोग उस अखबार को खरीदते हैं। उस अखबार में वो सारी नीतियां और वो सब सोच विचार छपती है, जिसको पढ़ के उनका जो कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है, उनका जो वॉलंटियर है या वर्कर है, वो समझ जाता है कि हमारी पार्टी की सोच कहाँ जा रही है। तो इस मुखपत्र का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य वैसे तो भगवान कृष्ण का शंख था। भगवान कृष्ण महाभारत में जिस शंख को बजाया था उन्होंने, उसका नाम था। और अब इन्होंने अपने अखबार का नाम पांचजन्य रख दिया है। आरएसएस के भोंपू का नाम पांचजन्य। खैर, खुद को भगवान कृष्ण बना लिया, कोई बात नहीं। तो पांचजन्य जो है उसमें जो सामग्री छपती है वो देश के स्वयंसेवकों को दिशा देती है। सामग्री भी कई प्रकार की होती है। कुछ खबरें होती हैं, कुछ लेख होते हैं और एक होता है संपादकीय यानी एडिटोरियल। संपादकीय का मतलब यह है कि संपादकीय में जो छपा है, एडिटोरियल में जो छपा है वो अखबार की राय है, वो अखबार चलाने वालों की राय है, अखबार को कंट्रोल करने वालों की राय है। यानी पांचजन्य चूंकि मुखपत्र है तो वो राय आरएसएस की राय है। पांचजन्य में संपादकीय छपा जिसमें कहा गया कि जाति व्यवस्था भारत में हिंदुओं की बहुत अच्छी चीज है। भारत में जाति व्यवस्था हिंदुओं को जोड़कर रखती है। जाति व्यवस्था हिंदुओं को जोड़कर रखने का काम करती है और मुगलों ने और अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया ताकि हिंदुओं को आपस में बांटा जा सके। यानी जहां जाति को उत्पीड़न मान के मोहन भागवत बोल रहे हैं कि आरक्षण चलना चाहिए जब तक ये खत्म नहीं हो जाती, वहीं पे वही मोहन भागवत का, अब मैं तो ये मोहन भागवत का बयान ना भी हो तब भी मोहन भागवत का माना जाएगा, क्योंकि जिस संस्था के वो हेड हैं, जो संस्था को वो कंट्रोल करते हैं, उस संस्था का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये। अगर मुखपत्र में संपादकीय छपा है तो इसको भागवत साहब का बयान ही मानना चाहिए, भले ही भागवत साहब ने अपने मुखारबिंद से नहीं कहा। और ये कह रहा है कि जाति जरूरी है। तो जब
आरएसएस और बीजेपी जाति जरूरी है वाले पे आ रही है, इसका मतलब यह है कि वो जाति जनगणना वाला जो नैरेटिव था उसको अब कन्फ्रंट करेगी और अब उसके पास में जाति जनगणना का एक ही जवाब है कि जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं वो देश को बांटना चाहते हैं और वो जात पात के नाम पे देश को बांट रहे हैं, वो जातिवाद फैला रहे हैं। ये शुरू में बीजेपी ने कहा, बाद में बीजेपी ने स्टैंड बदल लिया, भागवत साहब का बयान आ गया, बीजेपी दोबारा उस पर पहुंच गई। तो लाल किले से जात पात और धर्म से ऊपर उठकर देश चलाना चाहिए, एक तो बयान मोदी जी ने दिया जो सीधा एक संकेत है कि वो अब भी इलेक्शन मोड में खड़े हुए हैं। दूसरा, जब भी बीजेपी इलेक्शन में जाने वाले होती है वो एक नया कुछ मुसलमानों के खिलाफ छोड़ती है, विपक्ष उस पर बीजेपी की आलोचना करता है। जब विपक्ष उस पर बीजेपी की आलोचना करता है, घेरता है कि भाई ये देश के मूल वैल्यूज़ के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, तो वही पुराने अपने सारे नैरेटिव निकाल लेते हैं और ये घोषित करना शुरू कर देते हैं कि विपक्ष मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहा है। उसी लाइन पे मोदी जी ने लाल किले के अपने भाषण में एक बड़ी बात कही और उन्होंने ये कहा कि भारत में सेक्युलर सिविल कोड आएगा। अभी तक ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते थे, यानी एक ऐसा सिविल कोड जो सब पे लागू हो, लेकिन अब भाषा बदल गई है। अब सिविल कोड तो लागू होगा लेकिन सेक्युलर होगा। याद कीजिए बीजेपी की आइडियोलॉजी, अटल बिहारी वाजपेयी को, आडवाणी को याद कीजिए, वो लोग सेक्युलर लोगों को स्यूडो सेक्युलर कहते थे। बाद में एक दौर आया कि इन्होंने सेक्युलर शब्द को गाली शब्द घोषित कर दिया और सेक्युलर को आज भी सोशल मीडिया पे गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मसलन पहले स्यूडो सेक्युलर कहा और कहा कि अब तो तुम सेक्युलर ही अपने आप में गलत है, अब फिर से अपना लिया और अब मोदी जी कह रहे हैं कि सेक्युलर जो है वो हम सिविल कोड लाएंगे। मसला और मकसद साफ है, नाम सेक्युलर भले ही रख लिया, होगा वो हिंदू सिविल कोड जिसको सबको मानना पड़ेगा। अगर आप सचमुच सेक्युलर कोड लाना चाहते हो तो हिंदू धर्म की बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ लाइए। एक जमाने में अंग्रेज लेकर आए थे, सती प्रथा खत्म कर दी उन्होंने। राजा राम मोहन राय जैसे रिफॉर्मिस्ट जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और मिटा दिया देश से उस कुरीति को। दहेज की कुरीति है, दहेज लेने पे आप कानून बना हुआ है, कानून बनाया कांग्रेस ने कम से कम, लेकिन उसको लेकर भी कोई ठोस व्यवस्था करिए। इन सारी चीजों के लिए जब पता चलेगा कि कोड आएगा तो क्या होगा, अब कोड आएगा नहीं आएगा, उस पर काम होगा नहीं होगा, दुनिया जानती है। ये कोई कानून बनाएंगे भी तो ले आएंगे, उस पर चर्चा शुरू करेंगे और जैसे ही चर्चा से इनको लाभ मिल जाएगा उसको विड्रॉ कर लेंगे। ये करते ऐसे ही हैं। खैर, तो ये जो होगा सेक्युलर कोड, इस कोड के नाम पर इस देश में एक बहस खड़ी की जाएगी, एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश होगी। सोशल मीडिया पे वही बातें आनी शुरू हो जाएंगी, 4-4 शादी कर लेते हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। कोई लिखेगा जी बहन से शादी कर लेते जी, इस पर रोक लगा देनी चाहिए। और ये पूरा एक हथियार बनेगा एक कम्युनिटी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में। बांग्लादेश पे भी मोदी जी ने खास संदेश दिया, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आप अल्पसंख्यक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे। बहुत सारे धर्म के लोगों के साथ में वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, कथित रूप से कितना हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन वहाँ जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत के हिंदुओं से बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ। इन्होंने हमारी हालत खराब कर रखी है भड़काऊ कार्रवाइयां कर करके। अब जो भी हो, लेकिन कुल मिला के जो बांग्लादेश का संदेश इन्होंने दिया है वो भी हिंदुत्व वाली एक संदेश है, जो नॉर्मली बीजेपी चुनाव के ठीक बाद नहीं करती थी। जब चुनाव में जाने वाले होते थे, 1-2 साल बचते थे, तब ये उस पर कूदते थे और इस चुनाव में तो ये और भी बाद में कूदे। लेकिन अब ये पहले से ही उस मोड में रहना चाहते हैं और उस मोड में रहते जाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि क्या पता कब चुनाव में जाना पड़ जाए, इसलिए तैयार रहो। चुनाव के टाइम जो माहौल बनाएंगे अभी से बना के रखो, हिंदू मुसलमान बना के रखो, जाति पे बना के रखो और खुला ऐलान कर दो कि हमको जिसको जेल में डालना है डालेंगे, जिसको रोकना है रोक लो। बार बार खबर प्लांट की जा रही है
कि ईडी समन कर सकती है राहुल गांधी को, ईडी राहुल गांधी को बुला सकती है, उसको डराने की कोशिश हो रही है। क्यों? केजरीवाल को डाल ही रखा है। जब केजरीवाल पे आपने ईडी का केस किया था और केजरीवाल को जमानत मिल गई, बाहर आता उससे पहले सीबीआई ने केस कर दिया, और आप कह रहे हो कि साहब बेईमानों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लाल किले से कह रहे हो। ये कौन सा नैरेटिव है? ये वही नैरेटिव जो हर चुनाव में मोदी जी बोल रहे हैं पिछले। तो ये सारी चीजें जो हैं ये संकेत दे रही हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन के खिलाफ जंग करेंगे, परिवारवादियों को, निराशावादी लोगों को कार्रवाई होगी। नालंदा का जिक्र कर रहे हैं, शिक्षा के रेफरेंस में ही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि अब मोदी जी को अंदर ही अंदर ये पता है कि उनको कभी भी झटका लग सकता है। हो सकता है राज्यसभा की जो स्थिति धीरे धीरे बन रही है, उनकी सरकार पे संकट आ जाए। तो क्यों ना हम उस मोड में रहें जो इलेक्शन मोड है। उस पूरी चीज़ में हम साफ साफ देख रहे हैं कि मोदी जी को एक ना एक कहीं ना कहीं, मैंने ही आपको कहा था कि 2 साल तक कुछ नहीं जाने वाली है सरकार, अब भी मुझे लग रहा है। लेकिन मोदी जी के हाव भाव देखकर और बीजेपी की हरकतें देखकर, जो नैरेटिव लेके आ रहे हैं, जो संसद में बयान दे रहे हैं, जिस तरह से आगे आगे अनुराग ठाकुर को आगे किया गया, ये सब चीजें दिखा रही हैं कि बीजेपी इलेक्शन मोड में है। अनुराग ठाकुर ऐसा बयान देते हैं जिसका विरोध होता है, उस बयान को मोदी जी ट्वीट करते हैं, एक मोमेंटम बना रहे हैं। पूरा चुनावी भाषण है, भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाएंगे। 10 साल से कुछ किया नहीं है, अब आगे की योजना बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाएंगे, अभी तक क्या किया भैया बताइए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का हब बनाएंगे। हालत यह है कि अभी बांग्लादेश में 10 साल से तो आप सरकार में, हालत ये कि बांग्लादेश में भी, ये जब क्राइसिस हुआ तो पता चला बड़ी संख्या में बच्चों को बांग्लादेश से रेस्क्यू करा के भारत लाना पड़ा, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए हमारे देश के बच्चे बांग्लादेश में गए थे। नीट के एग्जाम में किस तरह की नकल होती है मेडिकल की पढ़ाई के लिए, कितना कंपटीशन है, ये भी हमने देखा। क्या हम अपने देश में जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसको आसानी से डॉक्टर बनने की पढ़ाई नहीं दे सकते हैं? 1-1 करोड़ रुपया देकर जो आदमी डॉक्टर बनेगा बच्चा, तो देश में क्या होगा? फार्मा कंपनियां उसका फायदा उठाएंगी। 1 करोड़ का ब्याज कितना होता है साहब? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया महीना, तो 1 करोड़ के उस इन्वेस्टमेंट का ब्याज हो गया, जो उस डॉक्टर को कमाना ही पड़ेगा। कहां से लाएगा? और जब वो 1 लाख के लिए इधर उधर से कमीशन लेगा और 2 टेस्ट 4 टेस्ट ज्यादा कराएगा, एक्सरे सीजी कराएगा, वो एमआरआई आजकल तो बहुत सारे हुए, पेट सीटी कराएगा, तब तो उसकी भरपाई होगी ना। तो हमको शर्म नहीं आनी चाहिए? हमने इतने दिनों में सीटें ही नहीं विकसित की हैं, लेकिन मोदी जी अब कह रहे हैं हम इसको एजुकेशन हब बनाएंगे। अरे भाई, अभी तक क्यों नहीं बनाया आपने? पूरी जिंदगी हो गई। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भरता की हालत यह है कि भारत में जितनी होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग थी, मोबाइल फोन का मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, पता नहीं कितने छोटे छोटे थे, सब उड़ गए एक साथ देखते देखते। इसके साथ वो कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म होने चाहिए, भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए। भैया, श्रीहरिकोटा में क्या है? मेरे ख्याल से तो वो वहीं से लॉन्च करते हैं हम सारे के सारे अपने। अच्छा, एक ऊपर अंतरिक्ष में स्टेशन बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है। चुनाव के टाइम पे लोग इस तरह की बातें करते हैं, और ये सब बातें भी चुनावी वाली हैं। पारंपरिक औषधि को विकसित करना चाहिए। भारत में आयुष मंत्रालय है, पूरा दुनिया भर का रिसर्च सेंटर है। दिल्ली में एम्स जितना बड़ा सेंटर है जो रिसर्च ही कर रहा है। और क्या विकसित करोगे? ये वही वाली बात हो गई, गोल 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 इलेक्शन के टाइम पे, जिसका कोई तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने चाहिए। अब हो क्या रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में? तो उसमें इन्होंने एक नई बात कह दी कि जो पिंक पेपर जो होते हैं, जो आर्थिक खबरें छापने वाले अखबार होते हैं, वो अखबार गुलाबी रंग के अखबार पे, कागज पे छपते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह। इनका कहना है कि उससे अलग जाके हम कुछ ग्रोथ की चीज़ लेके आएंगे। जो पिंक पेपर में छपता है उससे कुछ ऊपर जाके। और कर क्या रहे हैं आप? मैंने जो आपको बताया था कि किस तरह से अडानी को एक्सक्लूसिव शेख हसीना से ठेका दिला के एक गोड्डा में झारखंड के प्लांट लगाया गया, जो 100% बिजली बांग्लादेश को बेचता था।
अभी मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हमारी सरकार जो है वो हिंडनबर्ग के अगले निशाने के तौर पर बांग्लादेश में जो सेटिंग हुई है मोदी जी के कहने पर अडानी की, उसको मतला बनाकर हिंडनबर्ग अटैक कर सकती है। वीडियो देख लीजिएगा। नवंबर तक हिंडनबर्ग की जो पोजीशन है, पोजीशनिंग क्या होती है वो भी मैंने उसमें समझाया है। नवंबर तक के लिए हिंडनबर्ग के पास टाइम है, उसमें वो जितनी बार चाहे भारत सरकार पे हमला करेगा और भारत के शेयर मार्केट पे हमला करेगा और शेयर मार्केट को गिरा के, अडानी को गिरा के मुनाफा कमाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ऐसे में मोदी सरकार ने क्या किया आपको पता है? वो जो झारखंड का प्रोजेक्ट था जिससे एक्सक्लूसिव महंगे दाम पे बांग्लादेश को बिजली सप्लाई होती थी, अब उसको इन्होंने, जैसे ही ये बांग्लादेश में हरकत हुई 4 दिन के अंदर, यहां 10 साल हो गए हैं, डायलॉग ही हो रहा है, ये इसका हब बनाएंगे, एजुकेशन हब बनाएंगे, वहां करेंगे, और वहां 4 दिन के अंदर, मेरे ख्याल 7 दिन के अंदर एक ऑर्डर निकल गया कि अब उस प्लांट से भारत में भी बिजली खरीदी जा सकती है। यानी अडानी की बिजली अगर कल के दिन बांग्लादेश कह दे कि भैया इनकी बिजली नहीं लेनी है, इन्होंने शेख हसीना के साथ में सेटिंग करके बिजली घर लगाया था और इनकी बिजली तो बहुत महंगी है, हमारे यहाँ से बिजली सस्ती बनती है, हमारे यहाँ सरप्लस बिजली भी बन रही है, जितनी ज़रूरत है इससे 20% ज़्यादा, तो हम इनके प्लांट की बिजली क्यों खरीदें? तो अडानी साहब को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो 4 दिन में ऑर्डर आ गया, इधर डाइवर्ट हो रहा है। फॉक्सकॉन कंपनी जो चिप्स बनाती है ताइवान में, मोदी जी उसके बॉस से मिले, उसके सीईओ से। फॉक्सकॉन पे पता है क्या आरोप है? फॉक्सकॉन पे आरोप यह है कि उसने साउथ में, चेन्नई में जो प्लांट अपना लगाया हुआ है, उस प्लांट में वो नौकरी पे नहीं रखती है औरतों को। जो महिलाएं बच्चे वाली हैं, शादीशुदा हैं, उनको नौकरी पे नहीं रखती है। इसको लेकर उस कंपनी पे कार्रवाई हो रही है और उस कंपनी के मालिक से आप डीप स्टेट की बात करते हो और मुलाकात करते हो बिल गेट्स से। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार इस बीच में दिखाई दे रही है कि हमको कुछ और बेचा जा रहा है, वहां कुछ हो रहा है, लेकिन टॉपिक ये है कि जो हमको बेचा जाता है वो चुनाव के लिए बेचा जाता है। तो चुनाव के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, राजनीति में फ्रेश ब्लड चाहिए उनको, 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। मैंने तो नहीं सुना कोई भ्रष्टाचार की तारीफ करता हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो उन्होंने कम्युनल सिविल कोड कह के कर दी है, इसके साथ साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी वो कमिटमेंट दिखा रहे हैं। खैर वो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो भी एक हवाई फार्मूला है जिसको कभी ज़मीन पर लागू किया ही नहीं जा सकता। भारत बहुत बड़ा देश है और भारत एक फेडरल देश है। खैर जो भी है, कोलकाता वाले केस को, कोलकाता मर्डर केस को भी मोदी जी ने इस भाषण में छुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि मोदी जी इलेक्शन मोड में हैं। बहुत बड़ा सबूत है कि मोदी जी वहाँ लाल किले से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। चार्ट लगा रहा हूँ। मोदी जी के शासन में इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे चीज़ों पे खर्चा नहीं हुआ। खर्चा बेटी बढ़ाओ को जो बजट दिया गया था, उस बजट का इस्तेमाल मोदी जी की फ़ोटो विज्ञापनों में छापने में ही हुआ था। तो वो जो है, इनके राज्य में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। ग्राफ है, मैं लगा दे रहा हूँ। इनका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ग्राफ है, बावजूद इसके है कि रेप की रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं। तब है कोलकाता का मामला क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि वहाँ सत्ता में बैठी हुई ममता बनर्जी इस मामले को बड़ा होने से रोक रही है। उसकी कोशिश है कि इस मामले पे ज़्यादा बवाल ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करें, हम इसको बहुत बड़ा बना दें इन लोगों की लड़ाई में। और इस तरह की पॉलिटिसाइज करने से आपने देखा होगा, जहां पर भी इस तरह के मामले होते हैं वहां पर अपने आप सरकार अपनी साख बचाने के चक्कर में जो अपराधी और बलात्कारी होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना शुरू कर देती है। या तो ये करेगी, अपराधी बलात्कारी किसी भी आदमी को पकड़ के गोली से उड़ा देगी। वो उसका दर्द समझिए। जो कोलकाता का पुलिस कमिश्नर है वो कह रहा है आपने, मीडिया ने, सब लोगों ने मिलके एक पीजी स्टूडेंट के खिलाफ माहौल बना दिया और कह रहे हैं वो इसमें शामिल है, तो क्या मैं उसको गिरफ्तार कर लूं? मैं फैक्ट कलेक्शन कर रहा हूं, मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है, उसके आधार पर जब तक यह तय नहीं होता कि वो लड़का जिम्मेदार है, मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा।
और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि एक तरफ हम लोगों को केवल शक के आधार पर बुलडोजर चला दे रहे हैं, बाद में पता चलता है वो बेकसूर निकला। अनेक उदाहरण है हमारे पास में, कितने वीडियो आते हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और वो हैदराबाद वाला मामला देखिए, किस तरह से लड़की के साथ में रेप हुआ, तो उसमें उठा के एक सड़क पे रहने वाले बेघर लड़के को उठा के गोली से मार दिया था पुलिस ने। बाद में सुप्रीम कोर्ट में तय हुआ कि उस आदमी को, बेकसूर आदमी को मार दिया था। तो एक तरफ पुलिस ये सब करती है, और ऐसे में बंगाल का वो जो पुलिस वाला है, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट का करियर खराब होने के से रोक रहा है कि मैं उसको तब तक गिरफ्तार नहीं करूंगा जब तक मेरे पास एविडेंस ना हो। मैं साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूं, काम चल रहा है, दोषी पाया गया तो एक सेकंड नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने माहौल बना दिया, उसको गिरफ्तार कर लो। अरे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, तुम करोगे भाई? और ऊपर में एक बड़ा और मामला हो गया, घुस गए अस्पताल में, तोड़फोड़ मचा दी। वो लड़की जिस अस्पताल में काम करती थी, वो अस्पताल आपने तोड़ दिया। उस अस्पताल में ओपीडी तोड़ दिया आपने, उस अस्पताल की इमरजेंसी तोड़ दिया आपने, पंखे तोड़ दिए। मरीजों की क्या गलती भाई? फिर उसमें तोड़ दिया तो उसका कहना शुरू कर दिया कि ये ममता बनर्जी ने खुद ही लोगों को घुसाया था। हो सकता है, नेता कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि घुसाया था। और किस लिए घुसाया था? सबूत मिटाने के लिए घुसाया था। तो पुलिस कह रही है सबूत तो जिस जगह पे कांड हुआ था उस जगह तो कोई पहुंचा ही नहीं। वहां का वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें ये पूरा हुआ था, हत्या और बलात्कार। तो सबूत कैसे मिट गए? बहरहाल राजनीति का गंध इतना फैला हुआ है, और कम से कम देश के प्रधानमंत्री लाल किले से अगर ये कर रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना जबरदस्त परेशान है। और चुनाव के डर में अगर मोदी जी जी रहे हैं तो याद करिए, मोदी जी पेगासस वाले आदमी हैं। पेगासस के लिए उनके ऊपर आरोप लग चुका है ना, वो आदमी हैं। उनके पास सूचनाएं रहती हैं, उनके पास आईबी है, उनके पास और भी एजेंसियां हैं, और उन एजेंसियों के जरिए उनको इनपुट्स मिलते रहते हैं। अगर उनकी कुर्सी खतरे में नहीं है तो इस तरह बेकरारी के साथ वो चुनाव मोड में क्यों हैं? क्यों बालक बुद्धि ये सब कर रहे हैं? राहुल गांधी को चौथी रो में बिठा दिया ताकि उसको, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अभी 4 दिन बाद वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आपको उसकी रोज रोज जरूरत पड़ेगी, फिर मुस्कुरा मुस्कुरा के हाथ मिलाओगे। खैर जो भी है, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि चुनाव का डर मोदी जी के सर पर है। मुझे नहीं पता हालात बन रहे कि नहीं बन रहे, मुझे नहीं पता कहां से बन रहे, किस कॉर्नर से बन रहे हैं। नीतीश से खतरा है या चंद्रबाबू से खतरा है, मुझे नहीं पता कि बीजेपी के अंदर से कुछ है, मुझे कुछ नहीं पता है भी कि नहीं है, नहीं मुझे पता। लेकिन मोदी जी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसमें एक संदेश साफ है कि चुनाव ना हो जाए, इस बात को लेकर मोदी जी तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद।